अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, 5 फरवरी जो कि अब से एक रोज़ बाद आने वाला है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने देखा कि अगस्त 2019 से जारी वहाँ पर एक गैर इंसानी लॉकडाउन है जिसको 550 दिन हो चुके हैं अब तक। मोदी सरकार यानी कि भारत की दहशतगर्दी को अगर मैं ये नाम दूं तो गलत नहीं होगा, जिस तरह से अब तक निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत के मजालिम ढाए हुए हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है। जबकि अब हमने देखा कि अब से कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी को जब भारत का रिपब्लिक डे बनाया गया, हम जैसे कि जानते हैं कि 1950 को मंजूर होने वाले आइन की यादगार के तौर पर जो बनाया जाता है, लेकिन वो दिन भी भारत का ये 72वां रिपब्लिक डे भी बेशतर भारतीयों के लिए अपने लिए ही ब्लैक डे के तौर पर बनाया गया और उसको ब्लैक डे करार दिया गया। और उसकी सारी वजह ही यही है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर भी ये लोग समझ चुके हैं इस बात को कि जो भारत ने जिस दहशतगर्दी का एक धावा भोल रखा है निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर, वो गलत है। ना सिर्फ ये, बल्कि हम इस दिन के हवाले से ये बात भी करना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त जो भारत की सिचुएशन है अपनी, जो भारत के अंदर जितने क्लैशेस, जितने रायट्स हमें नज़र आ रहे हैं, किसान मूवमेंट को जो कि इस वक्त चल रही है उसी को देख लें, वहाँ पे भी हम ये देखते हैं किस तरह से पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए हैं मुख्तलिफ सूबों में और शहरों के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर। और वहाँ पर खास तौर पे हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। भारत के अपने अंदर ही मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की जा रही है, वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि पूरी दुनिया उसको देख रही है। इसी पे हम बात करेंगे आज भी। और यौम यकजहती कश्मीर, कश्मीरियों की जिद्दोजहद की आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए पूरे मुल्क में मनाया जाएगा 5 फरवरी को। और अब से हम देख रहे हैं कि मनाना शुरू हो गए हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेज, इसके ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया ये देख रही है अभी भी कि किस तरह से निहत्ते मजलूम इंसानों पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए 550 दिन, मैं दोबारा कहूँगी, गुजर चुके हैं इस इंसानी लॉकडाउन को और ये मजालिम कंटिन्यू है। इस पर मैं बात करूँगी। इस तक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब हैं, आप सीनियर मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी उसके जी चेयरपर्सन भी हैं। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब कि आपने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी रिदा साहिबा, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशाहिद साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं 5 फरवरी, चूंकि अब एक दिन बाद आ रहा है और यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे हम मना रहे हैं 2019 अगस्त से ये गैर इंसानी लॉकडाउन और जो मजालिम भारत ने ढाए हुए हैं निहत्ते मासूम शहरियों के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर, इस पर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप इस वक्त हेड भी कर रहे हैं सेनेट के अंदर इस कमेटी को, जिसमें आप देखते हैं सारे फॉरेन अफेयर्स को और कश्मीर को भी देखते रहे और बहुत उजागर भी करते रहे हैं इसके मामलात। और अभी भी इस वक्त भी मुझे पता है कि आज भी आपकी बहुत सारी कमिटमेंट्स थी इसके हवाले से, सेमिनार्स और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस की। क्या हम इस वक्त कश्मीर का जो केस लड़ रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे, कितने कामयाब हुए अब तक हम? देखिए जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि ये जो कश्मीर कॉज है, ये ऐसा कॉज है जैसे सीपैक हो या न्यूक्लियर हो या इजराइल के हवाले से, जिसमें हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके अबव पार्टी पॉलिटिक्स एक कौमी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं सारी पाकिस्तानी कौम, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो। और इस सिलसिले में आज भी इस्लामाबाद में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जमात इस्लामी की, जिसमें मैंने की नोट स्पीकर था, उसमें भी मैंने बात की। और पिछले हफ्ते हमारी जो सेनेट खारजा अमूर कमेटी, जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ, जैसे आपने बताया, 27 जनवरी को हमारी बड़ी लंबी 3 घंटे की मीटिंग हुई, जिसके फॉरेन मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ लाए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब। और मैंने साथ साथ जो सियासी कैदी हैं चीदा चीदा मकबूजा कश्मीर में, आसिया अंद्राबी साहिबा के नेफ्यू को बुलाया, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब को, और यासीन मलिक साहब की एहलिया मिशाल मलिक को बुलाया और उनसे भी बात की। तो हमारा फोकस ही मकबूजा कश्मीर था। और लॉकडाउन की आपने बात की, आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर के ये लॉकडाउन जिसका ताल्लुक कोविड-19 से नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लॉकडाउन है और मिलिट्री लॉकडाउन है। इससे 4 लाख मकबूजा कश्मीर के मुसलमान जॉबलेस हो गए हैं, नौकरियों से हो गए, और उनकी जो मईशत है मकबूजा कश्मीर की वैली की, खास तौर पर मुसलमानों के लिए
20 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है अभी ये पिछले 550 दिनों में। तो आप ये देख लें कि इससे बड़ा नुकसान, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, आपने ब्लैक डे की बात की 26 जनवरी, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और ये देखें कि 26 जनवरी को जो ब्लैक डे, पहले तो पाकिस्तान में भी दुनिया में भी मकबूजा कश्मीर में हमेशा मनाते थे कि ये यौम सियाह है, जी यौम जमहूरिया नहीं है। जी लेकिन इस दफा हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर हाँ खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और लाल किले पर उन्होंने निशान साहिब, जो सिखों का खास जी निशान है, मजहबी जी निशान है, वो उनका परचम लहरा था, ना कि हाँ हिंदुस्तान का सरकारी परचम। हम्म तो आप देख लें कि ये मोदी ने अपने उसकी फाशिज्म की वजह से हिंदुस्तान तकसीम हो गया है। और जहां तक आपने बात की दहशतगर्दी की, बिल्कुल सही आपने कहा। जिस दिन हमारी मीटिंग थी खारजा अमूर कमेटी की, तो फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे पेश किया एक डॉसिए 84 सफ़े का, जिसमें हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद और प्रूफ दिए हैं। और सही मैंने डायरेक्ट किया फॉरेन ऑफिस को कि इसको जितना आप इंटरनेशनली इसकी पब्लिसाइज कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं, ये जरूर करें। अच्छा, मुझे ये बताएगा सेंटर मुशाहिद हुसैन साहब कि ये हम देख रहे हैं कि अब 550 दिन हो चुके हैं। यहाँ हमने देखा कि जहाँ जब दुनिया को पूरे अनफॉर्चुनेटली कोविड के पेश नज़र लॉकडाउन करने की बात हुई, तो दुनिया में इस्तराब और बेचैनी और एक मेंटली सिकनेस नज़र आ गई। तो फिर कश्मीर जो निहत्ते वहाँ पे मौजूद हैं और ना किसी को कुछ कह रहे हैं, ना तकलीफ पहुँचा रहे थे, और अचानक से इस तरह से सारी चीज़ें हो जाना, इस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा वहाँ की नस्लों पे। और वहाँ जो सब लोग हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे होंगे। इतने सारे तादाद में इतनी बड़ी आबादी को इस तरह लॉकडाउन करना, इसको पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का कितना संगीन घिनौना चेहरा है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान इस वक्त कितना स्ट्रांगली नजर आ रहा है अपना ये केस इंटरनेशनल फोरम पे लड़ते हुए? देखिए जी, आप इस किस्म का लॉकडाउन मेरे ख्याल में जदीद आलमी तारीख में कभी नहीं हुआ। 9 लाख फौज, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री, हिंदुस्तान की पुलिस इसको तैनात है। और ये एक जो कश्मीर की वादी है उस पर कंट्रोल करने के लिए, जो मुसलमानों के ऊपर, और इस किस्म का लॉकडाउन ये कभी तारीख में नहीं हुआ। मैं दूसरी तारीख पढ़ रहा था दूसरी जंग अजीम की, जी जब हिटलर की फौज ने रूस पर चढ़ाई की, तो उनके शहर स्टालिनग्राड और लेनिनग्राड पर सीज हुई थी, मुहासरा किया था उन्होंने। उस वक्त भी मामूल की जिंदगी इन शहरों में चल रही थी और जंग के बावजूद। लेकिन ये मकबूजा कश्मीर में हर चीज है, और लॉकडाउन का मतलब है कि आपका जो बैनुल-अक़वामी राब्ता है, वो इंटरनेट है, वो सब कुछ बंद है। इसीलिए मैं देखता हूं कि पहली दफा रिदा साहिबा, मेरा मुशाहिदा है कि हिंदुस्तान का जो एक मकरू चेहरा है, जो असलियत है जो काबिज फौज की, वो बाहर निकली है। चाहे अमेरिका के सेनेटर्स हों, बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर्स हों, या इकोनॉमिस्ट ने तो एडिटोरियल भी लिखा था कि इनटॉलरेंट इंडिया, कवर स्टोरी थी। हर जगह हिंदुस्तान के खिलाफ तनकीद हो रही है। मगरबी मीडिया में इस किस्म की तनकीद कभी नहीं हुई। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू रेज किया गया चाइना के वसासत से, और फिर आपने देखा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उन्होंने उसकी तशवीश इज़हार की। और पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तशरीफ लाए थे एंटोनियो गुटेरेस, फरवरी 2020 में। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है उसका खात्मा होना चाहिए। तो ये तो हर जगह ये इसकी बात हो रही है। अब हमें चाहिए कि इसको और मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। और आज जो कश्मीर कॉन्फ्रेंस थी जमात इस्लामी की, मैंने तजवीज़ भी दी कि जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, एक जॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज टास्क फोर्स कश्मीर पर होनी चाहिए, ताकि वो इस कश्मीर कॉज को जिंदा भी रखे, उनके कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त ना होने दे, और हम बैनुल-अक़वामी तौर पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी इस कॉज को आगे लेके चलें। अच्छा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये भी बताएं, ओआईसी का किरदार इस वक्त फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, और बाकी उम्मत मुस्लिमा का किरदार, खासतौर पे ओआईसी की हम बात करें क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है, अब आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को कश्मीर के ऊपर? मैं समझता हूँ कि जो ओआईसी ममालिक हैं उसमें खास तौर पर मैं खराज तहसीन पेश करूंगा तुर्की, मलेशिया और आज़रबाईजान को, कि उन्होंने बड़े खुल के, और ख़ास तौर पे सदर रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के बड़े दबंग सदर हैं, और उन्होंने स्टैंड लिया है। कुछ मुसलमान ब्रादर ममालिक ने मसलियत से काम लिया है, तो उनसे
میرے خیال میں وہ ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ان کے اقتصادی اور دوسرے تعلقات ہیں ہندوستان سے. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ جب ان کی کانفرنس ہوئی تھی پچھلے دنوں میں افریقہ کے ملک نیجر میں, تو ادھر او آئی سی کا بڑا ایک مضبوط بیان آیا تھا. لیکن اس سال مجھے بتایا گیا ہے وزیر خارجہ نے کہ جو او آئی سی کی خارجہ امور کی وزراء خارجہ ہیں ان کی میٹنگ پاکستان میں ہوگی, اسلام آباد میں, اور ہمیں امید ہے کہ اس وقت مسئلہ کشمیر اجاگر کیا جائے گا. لیکن جس مضبوطی سے, جس چستی سے, جس پختگی سے او آئی سی کو اس میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے وہ ابھی تک پوری طرح نہیں کیا, کیونکہ مسلم امہ خود تقسیم ہے اس وقت. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا سینیٹر مشاہد حسین صاحب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے بھی خود ڈسکس کیا اور میں نے بھی بتایا کہ جب بھارت نے ابھی پچھلے دنوں اپنا ریپبلک ڈے بنایا اور وہ ایک بلیک ڈے کے طور پہ منایا گیا, وہ اسی وجہ سے کیونکہ جو اس وقت وہاں پہ ان کے آئین کے ساتھ اور جو ان کے حقوق کے ساتھ جس طرح سے مودی سرکار نے اپنے ہی ملک کے اندر بھی ایک ڈفرینسز کریٹ کیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو کلیشز وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں خاص طور پہ, اور ان کا جو یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پہ منایا گیا, یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کشمیر, چونکہ انہوں نے کشمیر کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے, کشمیر کے اوپر اپنی دہشت گردی کھلم کھلا دکھائی ہے, کیا یہ اس کے کانسیکوینسز لانگ رن میں اب ان کو خود ہی فیس کرنے پڑ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ وہ خود بھی تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا اور بالکل صحیح فرمایا. اس کے دو پہلو ہیں. جو مودی نے 5 اگست 2019 کو ایک جو اقدام کیا اس کے نتائج اب ہندوستان کے اندر منفی ہو رہے ہیں اور ہندوستان کے ارد گرد بھی منفی جا رہے ہیں. دو پہلو ہیں. پہلا میں ڈسکس کروں گا جی ہندوستان کے اندر کہ جو مودی سرکار ہے وہ ایک انتہا پسند ہندوتوا کی نمائندہ ہے, جو ایک بڑا بدبودار تقسیم, تضاد اور تعصب کی بنیاد پر ایک نظریہ ہے جس میں اسلام دشمنی, مسلمان دشمنی, پاکستان دشمنی شامل ہے. اور اس میں صرف پاکستان دشمنی نہیں ہے یا اسلام دشمنی, اس میں سکھوں جو اقلیتی ہیں, دالتس ہیں, سکھ ہیں, مسیح برادری کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں, ان کے خلاف بھی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے نتائج ہندوستان کے اندر تقسیم نظر آ رہے ہیں. اور جیسے ہندوستان کی بڑی مشہور رائٹر ہیں ارندھتی رائے, انہوں نے لکھا تھا کہ آر ایس ایس از دا اسٹیٹ ان انڈیا ٹوڈے. آر ایس ایس اب ریاست بن گئی ہے جو انتہا پسند تنظیم ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا نیو یارک ٹائمز کے اپنے مضمون میں کہ این آرکیٹیکچر آف فیشزم از بینگ ایریکٹڈ ان انڈیا, کہ ایک فاشزم کا ایک نظام ہندوستان میں بن رہا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان تقسیم بن گیا. جو آپ دیکھیں بیرونی لحاظ سے خارجہ پالیسی میں ہندوستان کی لڑائی پاکستان سے ہے. بالا کوٹ پر انہوں نے آپ کو یاد ہے حملہ کیا تھا پلوامہ کے بعد, تو ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور آپ نے دیکھا 2 ان کے جہاز گرائے, ان کا پائلٹ پکڑ لیا ابھینندن کو, پھر ہم نے چھوڑ دیا ایز اے میٹر آف گریس, اور آپ نے وہ دیکھ لیا. دوسرا آپ نے دیکھا کہ چائنا سے انہوں نے مار کھائی ہے, نیپال سے ان کی لڑائی ہے, بنگلہ دیش سے ان کی لڑائی ہے. تو مودی سرکار جو ہے اور ہندوستان پہلی دفعہ اس خطے میں بھی تنہا رہ گیا ہے, اور اس قسم کی انتہا پسندی کی وجہ سے ہندوستان کا اپنا امیج بھی خراب ہوا ہے اور ہندوستان کے اندر بھی یہ جو ٹرانسفارم کر رہا ہے, جو نہرو کا سیکولرزم تھا یا جو بھی نظام تھا, اس کو ایک ہندوتوا فاشسٹ اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مشاہد حسین سید صاحب کہ مودی کا جو یہ آمرانہ رویہ ہے, خاص طور پہ ون پارٹی رول کی جو ہم بات دیکھ رہے ہیں اس وقت, خاص طور پہ جو ایمرج کی ہے وہاں پہ, اس کے باعث ہندوستان میں جمہوریت بھی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا؟ دیکھیں جی, نام نہاد جمہوریت تو ہے, لیکن چاہے ان کے کورٹس ہوں, ان کی عدالتیں, چاہے ان کے قوانین ہوں, اور جس طرح وہ جا رہے ہیں تو اس میں ہندوستان میں جو جمہوریت کو انہوں نے بالکل جکڑ دیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آزادی رائے کے حوالے سے آزادی, جرنلسٹ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, ایون آرٹسٹ جو ہیں وہ اپنی کھل کے بات نہیں کر سکتے. اور پچھلے دنوں میں انہوں نے کچھ مسلمان آرٹسٹ کو بھی پکڑا ہے. تو ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے, لیکن ان کی سپورٹ اپنے ایک انتہا پسند حلقے میں ضرور ہے جس میں ان کی جو بگ بزنس بھی شامل ہے. لیکن مجموعی طور پر چونکہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں, مختلف زبانوں بولنے والے, مختلف مذاہب کے لوگ, مختلف ریاستوں کے لوگ,
तो उसमें एक नई किस्म की तकसीम आ गई है, और मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन हिंदुस्तान को इससे बड़ा शदीद धचका लगेगा, नुकसान पहुंचेगा। और जो हिंदुस्तान हम जानते थे, नेहरू का हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान शायद उस शक्ल में ना रहे, और उसके नताइज मनफी होंगे। और खारजा पॉलिसी का तो मैंने बता दिया कि उसके क्या नताइज हुए हैं, जिससे हिंदुस्तान का अपना इमेज भी खराब हुआ है और हिंदुस्तान तनहा भी हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी मुशाहिद हुसैन साहब, के जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले तो यहाँ पे इस चीज़ के मनफी असरात पूरी दुनिया पे पड़े जब कश्मीर में लॉकडाउन किया भारत ने और मोदी सरकार ने, ख़ासतौर पे मोदी की ये जो पॉलिसी थी। फिर उसके बाद अपने ही, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, जब एक शख्स को आदत हो जाए जुल्म व बर्बरियत के मज़ालिम ढाने की और दहशत गर्दी करने की, और जैसे कि हमने माजी में भी देखा है कि किस तरह से बाबरी मस्जिद का वाक़या है और सारे मामलात, तो ये तो मोदी साहब की रगों में है, दहशतगर्दी, फसाद और इस तरह के सारे मामलात। तो जब ये बढ़ते बढ़ते अब अपने मुल्क तक वो ले गए हैं, और हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में किसानों के साथ किस तरह से हो रहा है, और जो किसान मूवमेंट इस वक्त वहाँ चल रही है, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें होते होते अगर ये मोदी साहब जो है वो अपने दौर में तकसीम की तरफ ले जाएंगे हिंदुस्तान को? देखिए जी, ये तकसीम तो बहुत वाज़ेह होगी ना। आप दो पहलू उसके देख लें कि पहले जो मूवमेंट चली थी पिछले साल, उसमें वो किसके खिलाफ थी? जो हिंदुस्तान ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया और जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ तासुब और तकसीम का इजहार किया। और उस वक्त जो मुसलमानों का एहतजाज था, उसका जो एक तराना था, वो कौन सा था? जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा मुशाहिद साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही। जब हाँ, ये मुसलमानों की तहरीक चल रही थी जी, और पिछले साल ये मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी के खिलाफ, जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के खिलाफ, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ तकसीम और तासुब की बुनियाद पर कवानीन बनाए गए थे, तो उसमें जो मुसलमानों के मजामती तराना कौन सा था? फैज अहमद फैज साहब का हम देखेंगे, और सारी हिंदुस्तान में मकबूल हुआ। अब जो किसानों की तहरीक है, जिसमें ज्यादातर सिख किसान हैं उनके मशरकी पंजाब के, तो उसमें वो बागी पंजाब, जो पाकिस्तानी एक गाना है और पाकिस्तानी के सिंगर ने गाया है, जट्टा ने, तो वो सबसे मकबूल हुआ। तो ये भी देख लें कि पाकिस्तान के मकबूल तिराने जो हैं इस वक्त हिंदुस्तान के मज़ाहमत के लिए एक आवाज बन रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहाँ, पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए उन्होंने। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो ये बड़ा एक अल्लाह ताला की शान देखें, और इससे मैं समझता हूँ कि जो कायदे आजम ने सोचा था 80 साल पहले कि ये इस किस्म की सोच के साथ हमारा गुजारा नहीं, को कायदे आजम को तारीख ने सही साबित किया कि उन्होंने सही फैसला किया था। और शुक्र है कि उन्होंने एक आज़ाद रियासत बनाई जिसमें हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं, माशाल्लाह। आखिरी बस मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगी, मुझे बताइएगा, अब हम जैसे 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर बनाने जा भी रहे हैं, हुकूमत को क्या समझते हैं आप, क्या सलाह देंगे कि क्या पॉलिसी इस वक्त इख्तियार करनी चाहिए कि मजीद भी हम इस केस को टेकन अप कर सकें इंटरनेशनल फोरम पे? मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि एक बड़ा वाज़ेह किस्म की कश्मीर पॉलिसी हो, जो सिर्फ बयानात तक महदूद ना हो और सिर्फ कभी कभी कोई वफ्द से मिलना या तकरीर तक महदूद ना हो, बल्कि वो एक मुनज़्ज़म पॉलिसी हो जो मकबूजा कश्मीर के अवाम को हिम्मत हौसला दे कि वो अकेले नहीं। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, खास तौर पे खारजा पॉलिसी, वो गियर अप हो टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी ऑन कश्मीर। और उस हवाले से जो हिंदुस्तान के अंदर ये हो रहा है, हम मोदी को अलहदा करें हिंदुस्तान की जो अक्सरियती अवाम है, जो मोदी की इंतहा पसंदी सोच पर यकीन नहीं रखते, जिसमें उनके मुखालिफ भी हैं, उनके पार्टीज भी हैं, सिविल सोसाइटी भी हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, दालित भी हैं, उनसे हमारी रवाबित जरूर होने चाहिए और हम जरूर अपना मौक़िफ़ पेश करें। और दूसरा है कि इंटरनेशनली भी हमें जरूरी है कि देखें ना, चाइना आपके साथ है और चाइना आप एक पार्टी बन गया कश्मीर डिस्प्यूट का, तो हम उनके साथ भी बैनुल-अक़वामी सफारतकारी भी तेज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे, खारजा कमेटी के सेनेट के अंदर चेयरपर्सन भी हैं आप। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जी, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद वापस आते हैं।